नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पहले दिन जीएसटी रिफॉर्म और सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से शीर्ष अदालत ने किया था इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी अंतिम चेतावनी। कहा, बंधकों को नहीं छोड़ा तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। हमास ने कहा, करेंगे विचार। भारत समेत दुनिया भर में दिखा ब्लड मून। पूर्ण चंद्र ग्रहण के इस अद्भुत नजारे को लोगों ने कैमरे में किया कैद। भारतीय हॉकी टीम ने 4-1 से जीता हीरो एशिया कप। 2026 में वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गौरव का क्षण। और सिनर को हराकर स्पेन के अल्कराज ने जीता यूएस ओपन का खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 का ताज भी छीना। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन है और ये कार्यशाला संसद भवन परिसर में स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित की जा रही है। रविवार को इस कार्यशाला के दौरान एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसे बीजेपी हमेशा अपने लिए गर्व का विषय बताती रही है। अपने शीर्ष नेतृत्व की सादगी, अनुशासन और अपने कार्य व्यवहार के जरिए लोगों को प्रेरित करने की विशिष्ट शैली, आज इसी सादगी और अनुशासन का पाठ पीएम मोदी ने दिखाया जब वो इस कार्यशाला में किसी साधारण सांसद की तरह अंतिम पंक्ति में जा बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद परिसर स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला। उन्होंने साथ ही सांसदों के बीच अंतिम पंक्ति में बैठने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री मोदी एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद कार्यशाला की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में आयोजित सांसद कार्यशाला में भाग लिया। पूरे भारत से आए सांसद सहयोगियों और वरिष्ठ नेताओं ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। भाजपा सांसद रवि किशन ने एक्स पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, एनडीए सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। यही भाजपा की ताकत है, जहां संगठन में हर कोई एक कार्यकर्ता है। सभी लोग प्रधानमंत्री की सादगी, विनम्रता और जमीनी जुड़ाव की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में 11 सालों के तक सर्वोच्च पद पर विराजमान रहने के बावजूद उनमें अहंकार लेश मात्र भी मौजूद नहीं है और उनका कार्यकर्ता भाव हमेशा जागृत रहता है। इसलिए सांसदों के लिए आयोजित कार्यशाला में वह सहजता से अंतिम पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपनी कर्मठता और त्याग के बल पर सर्वोच्च पद को हासिल किया है, इसकी यह सादगी जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है। कार्यशाला के दौरान भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों और दरों में कटौती जीएसटी 2.0 के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कई राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की बेंच सुनवाई करेगी।
याचिका दायर करने वाली पार्टियों में आरजेडी और एआईएमआईएम जैसे चुनावी दल शामिल हैं। इन दलों ने कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। 1 सितंबर की सुनवाई में चुनाव आयोग ने अदालत को बताया था कि दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर के बाद भी दाखिल किए जा सकते हैं, लेकिन इन पर विचार केवल अंतिम मतदाता सूची तैयार होने के बाद ही होगा। आयोग ने कहा था कि अंतिम नामांकन तिथि तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। और रविवार को दुनिया भर में लोगों ने साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण देखा। इस खास खगोलीय घटना का समय रात 9:58 से रात 1:26 तक रहा। भारत में इसका प्रभाव करीब 3 घंटे 28 मिनट तक रहा। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों में लोग बड़ी संख्या में आसमान निहारते हुए नजर आए। खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले ही नहीं, बल्कि आम लोग भी इस दुर्लभ पल को अपने कैमरे में कैद करने और दूरबीनों में कैद करने के लिए बेहद उत्सुक नजर आए। ये चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ एक हिस्सों में भी देखा गया। ये दुर्लभ खगोलीय घटना एक दशक से लंबे समय से ग्रहणों में एक मानी जा रही है। ग्रहण की वैज्ञानिक प्रक्रिया भी काफी ज्यादा रोचक है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण घटित होता है। यह घटना केवल पूर्णिमा की रात ही संभव होती है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के पूरे होने से पहले देश भर के विभिन्न मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे। चंद्र ग्रहण के संपन्न होने के बाद धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साधु संतों और श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। नासिक के रामकुंड में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और इसके अलावा सुबह चंद्र ग्रहण के प्रभाव को खत्म करने के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर समेत देश के सभी मंदिरों में साफ सफाई की गई और देव प्रतिमाओं का गंगा जल से अभिषेक किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद आज सुबह मंदिरों के कपाट खोले गए। सुबह सुबह मंदिरों की साफ सफाई की गई, साथ ही देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक किया गया। मंदिरों के खुलने के बाद से मंदिरों में भक्तों का आना भी शुरू हो चुका है। वाराणसी में भी सुबह से ही गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। भक्तों ने गंगा स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर अब थम गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से अब नीचे पहुंच चुका है। हालांकि स्थिति अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। राजधानी के आसपास के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और सरकार की ओर से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। निचले इलाकों में रहने वालों को शिविर में ठहराया गया है, जहां उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं हथनीकुंड बैराज से 40,665, वजीराबाद बैराज से 65,370 और ओखला बैराज से 95,045 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो घटने लगा है अब यमुना में पानी और
राजस्थान के कैबिनेट में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दौसा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हर संभव वहां पे मदद का आश्वासन दिया है। बाढ़ से कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा वहां पर नुकसान देखने को मिला है, जिसे लेकर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उनके मुताबिक सरकार पूरी तरह से जागरूक है और प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है। अब तक 650 स्कूलों और 16 बांधों की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार पूरी तरह से सचेत है और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल चुस्त है। उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। अभी सरकार ने यहाँ पर जो अपने स्कूल हैं, करीब 650 स्कूल और 16 डैम, उनके रिपेयर के लिए भी 16 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रशासन के पास भेजे हैं। एक नुकसान यहाँ पर हुआ है जो अभी कलेक्टर साहब के साथ मैंने देखा, सब महिलाओं से भी यहाँ बातचीत करिए। जो बाजरे के यहाँ के खेत हैं वो पूरे खराब हो गए। इस गांव के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है खेती का, तो पूरी तरह से मुआवजा मिलेगा। और मैंने कलेक्टर साहब को ये बोला है कि एक बार खुद निरीक्षण करेंगे अलग अलग गाँव में जहाँ की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पे भी नुकसान हुआ है वहाँ पे पूरा मुआवजा मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इस वक्त बरसात वहां पर कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, किन्नौर, लाहौल, स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि विभाग का अनुमान यह है कि कल से अगले 3 दिनों तक मॉनसून कमजोर होगा और बारिश की तीव्रता भी घट जाएगी। इस साल का मॉनसून प्रदेश के कई एक हिस्सों में सामान्य से कहीं ज्यादा सक्रिय रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो शिमला में औसत से 113% और कुल्लू में 116% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। यही नहीं, अन्य जिलों में भी अपेक्षा से ज्यादा बारिश हुई है। इस असामान्य वर्षा ने प्रदेश की सड़कों, मकानों, बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, भारी नुकसान पहुंचाया है। अब तक प्रदेश में करीब 4080 करोड़ रुपए की निजी और सार्वजनिक संपत्ति बरसात के कारण बर्बाद हो चुकी है। अकेले मकानों की बात की जाए तो 1194 घर पूरी तरह से ढह गए हैं, जबकि 5077 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1087 सड़कें अब भी बाधित हैं, जिससे आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को विशेष तरीके से भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है और इसके तहत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा भी नमो युवा रन का आयोजन करेगा, जो 75 शहरों में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर भाजपा ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन का आयोजन करेगी, जिसके तहत 17 सितंबर को देश के 75 स्थानों पर एक साथ दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें हर लोकेशन पर 10 से 15 हजार युवा भाग लेंगे। इस तरह एक साथ करीब 10 लाख लोग नशा मुक्त भारत थीम के तहत दौड़कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम में नमो युवा रन टी शर्ट को भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि नमो युवा रन का मकसद देश के युवाओं को देश की संस्कृति और मिट्टी से जोड़ना है। दोस्तों, रन के द्वारा युवा मिट्टी के साथ जुड़ेंगे, युवा संकल्प के साथ जुड़ेंगे। युवा 11 साल में मोदी जी ने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य का निर्वहन करा है, उसको याद करेंगे। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए दोस्तों, तंदुरुस्त समाज हो, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए फिट इंडिया का संदेश भी जाएगा, डी एडिक्शन का संदेश भी जाएगा, स्वदेशी का संदेश भी जाएगा। नशा का जो इकोसिस्टम है वो नार्को टेररिज्म को, नार्को नक्सलिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को
ये फंड भी करता है। और पिछले 10 साल में अपनी सरकार ने has done some incredible work when it comes to destruction of drugs and this war on drugs. 2014 और 2024 में 24 लाख केजी का नारकोटिक्स सीज हो चुका है, उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। This is how India is fighting the war on drugs. इस दौरान नमो युवा रन के एम्बेसडर मॉडल मिलिंद सुमन ने कहा कि नमो युवा रन पीएम मोदी के लिए सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है और इससे अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। 10 लाख लोग दौड़ेंगे, सिर्फ पार्टी नहीं करेंगे, जन्मदिन पे दौड़ेंगे, एक इंस्पिरेशन बनेंगे। हर आदमी जो दौड़ेगा या औरत जो दौड़ेगी, they will become an inspiration to another 10,000 people. So I think it's a fantastic idea, it's a great idea, and I think कि सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में शायद ऐसा रन हुआ नहीं है। देश भर में सेवा पखवाड़ा एक ओर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होगा और दूसरी ओर महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर संपन्न होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किया गया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक तरक्की का आधार होती है। एक साक्षर और शिक्षित समाज ही लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक उन्नति के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकता है। यानी समाज जितना अधिक साक्षर होगा, देश का विकास भी उतना अधिक होगा। हालांकि 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 73 करोड़ से अधिक युवाओं और वयस्कों में अब भी मूलभूत साक्षरता की कमी है। निरक्षरता की विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 में अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। 1967 से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। बुनियादी साक्षरता से वंचित लोगों में शिक्षा का प्रसार करने में डिजिटल लर्निंग टूल्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल युग में साक्षरता लोगों को सुरक्षित और उचित तरीके से डिजिटल सामग्री तक पहुंचने, समझने, मूल्यांकन करने, संवाद करने और डिजिटल सामग्री तैयार करने में भी मदद कर सकती है। भारत में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक इस कार्यक्रम में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया जा रहा है। उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 साल से ऊपर के गैर साक्षर जो किसी वजह से औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम को वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है। इस दौरान 5 करोड़ यानी हर साल 1 करोड़ लोगों को मूलभूत साक्षरता के साथ साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता भी मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने देश भर में साक्षरता की मुहिम छेड़ी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां नक्सलवाद की छाया हमेशा रही है, लेकिन अब समय के साथ वहां की सूरत जो है वो लगातार बदल रही है। यहां दंतेश्वरी महिला फाइटर्स लगातार मोर्चा संभाल रही हैं। आपको दिखाते हैं संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। दंतेवाड़ा यानी दंतेश्वरी फाइटर महिला कमांडो। मैं इस वक्त मौजूद हूं बस्तर के कोर इलाकों में। इस जगह का मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूं कि इस वक्त महिला कमांडो देखिए किस तरह से नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं और यहां पर लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। जब ऑपरेशन होते हैं तो इसी तरह ये महिला कमांडो जो नक्सलियों का कोर इलाका होता है उस इलाकों में घुसकर लगातार इसी तरह से सर्चिंग करते हैं। हाथ में AK-47 लेकर ये महिला कमांडर लगातार नक्सलियों से लड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिला कमांडो हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती होती है जब ये जंगल में जाते हैं सर्चिंग के दौरान। सभी महिला ड्यूटी जाते हैं, कई परेशानी आता है, सबको चुनौतियों का सामना करते हुए जाते हैं सर। कभी कभी तो नदी आता है तो उसको पार करना पड़ता है, जैसे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, फिर भी जाते हैं। गांव के लोगों को आप क्या मैसेज देते हैं? वहाँ पर जंगलों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, क्या मैसेज देते हैं कि किस तरह से नक्सलवाद का खात्मा करना है? सर ये कि कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है और धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म होगा सर। सर्चिंग करने जाती हैं, आप क्या कहेंगे किस तरह से आप उस इलाके में सर्चिंग करती हैं, किस तरह से ऑपरेशन बताइए थोड़ा। हम लोग पॉइंट ड्यूटी के लिए इंट मिलता है कि वहाँ नक्सली है, तो फिर हम लोग यहाँ से ड्यूटी के लिए मैसेज डाल दिया जाता है, फिर तैयार होकर फिर निकलते हैं सर। चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको जंगलों में? नदियाँ आती है, पहाड़ आते हैं, फिर भी उन चुनौतियों को हम लोग इग्नोर करके जाते हैं सर। और गांव में यही मैसेज देना चाहते हैं कि नक्सल संगठन को छोड़ के शासन से जुड़े और शासन के सुविधाओं का लाभ ले। ये महिला कमांडो हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि बस्तर के कोर इलाकों में घुसकर लगातार ये सर्चिंग करती हैं, नक्सलियों से लोहा भी लेते हैं और इसी तरह गांव में भी ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं लोगों को कि जिस तरह से यहाँ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि देश से 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है। तो कहीं ना कहीं ये महिला कमांडो भी बस्तर के कोर इलाकों में घुसकर लगातार ऑपरेशन को अंजाम देती हैं। अपने कैमरा सहयोगी मनोज लोखंडे के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा में बंधकों की रिहाई को लेकर आखिरी चेतावनी दी है और नया संघर्ष विराम प्रस्ताव भी सामने रखा है। इस प्रस्ताव के तहत हमास को पहले दिन सभी 48 बंधकों को छोड़ना होगा। बदले में इजराइल हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और संघर्ष विराम के दौरान शांति वार्ता होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजराइल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमास ने शर्त नहीं मानी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। इजरायली अधिकारी के मुताबिक इजराइल ट्रंप के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं खेल की खबरों का। भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप
2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। आपको दिखाते हैं बिहार के राजगीर से डीडी न्यूज के संवाददाता गौरव कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट और हमें और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। जी हां, राजगीर के इसी मैदान पर भारत ने कोरिया को फाइनल मुकाबले में 4-1 से शिकस्त दी। तारीफ करनी होगी हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई की इस भारतीय टीम की, जिसने अपनी कमियों को दुरुस्त किया। 5 बार की चैंपियन थी कोरिया की टीम इस प्रतियोगिता की और भारतीय टीम 3 बार की चैंपियन थी। लेकिन अगर बात करें तो कोरिया के खिलाफ भारत का जो रिकॉर्ड था फाइनल का, वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। कोरिया की टीम जो थी वो कहीं ना कहीं उसका पल्ला भारी था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से भारतीय टीम ने मैच में अपना दमखम दिखाया, पहले क्वार्टर से ही टीम ने गोल किया जिसे सुखजीत ने अंजाम दिया, और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि कोरियाई टीम को हावी पड़ रही थी, क्योंकि भारत ने गेंद के पोजीशन के मामले में अपना कंट्रोल रखा। कोरिया की टीम को खिलाड़ियों को कभी भी मौका नहीं दिया खुद पर हावी होने का। अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय टीम की जो कंसिस्टेंसी की जो कमी है वो हमेशा सामने निकल कर आती है, लेकिन इस बार टीम ने अपने इस परफॉर्मेंस को बैलेंस करके रखा और इसको भी दूर रखा। अगर सुपर 4 के मुकाबले की बात की जाए तो यही कोरियाई टीम के खिलाफ टीम का जो स्कोर था वो 2-2 से ड्रॉ रहा था, लेकिन एक बार फिर से टीम ने अपने आप को साबित किया है, भारतीय टीम ने, कि वो काबिले तारीफ है। उसने जो भी कोशिशें की है वो रंग लेकर के आई हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस भारतीय टीम ने अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार।